दोस्तों नमस्कार। आज हम 67 बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे गरीबी और गरीबी से जुड़े हुए सभी डायमेंशन को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों उससे पहले अगर 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस का 95 वीडियो और पीडीएफ पढ़कर जा सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। दोस्तों गरीबी से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो सबसे पहले आपको भूमिका लिखना है और एक प्रभावी भूमिका हम पहले ही कहते हैं कि भूमिका का बहुत बड़ा रोल होता है। भूमिका प्रभावी होना चाहिए। चूंकि फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन भूमिका से ही आपका जो है सीधे जो है इंटरेक्ट होता है एग्जामिनर। तो एग्जामिनर आपके बीच जो है सबसे पहला अगर कोई चीज़ जोड़ता है किसी क्वेश्चन का कोई आंसर तो उसका भूमिका, आंसर का कोई पार्ट तो उसका भूमिका ही आप भूमिका जो है एग्जामिनर आपके बीच जो है इंटरेक्ट करता है पहली बार, क्योंकि सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो गरीबी की भूमिका में लिखेंगे आप गरीबी की भूमिका में गरीबी का आशय उस सामाजिक अवस्था से है जिसमें विभिन्न सामाजिक समूहों में शामिल व्यक्ति जीवन की कुछ बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रहता है। एक बार और सुन लीजिए, गरीबी का आशय उस सामाजिक अवस्था से है जिसमें विभिन्न सामाजिक समूहों में शामिल व्यक्ति जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहता है। इतना लिखने के बाद आप एक डाटा दे सकते हैं। भारत में नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में 25.01% जो है जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है, या यूएनडीपी के अनुसार यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार जो है गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का 109 देशों में भारत की रैंकिंग 62वां है। आप इसको लिख सकते हैं। एक डाटा दे दीजिएगा तो ज़्यादा रहता है, भूमिका में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। बिहार से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे तो लिख दीजिएगा कि राष्ट्रीय नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में जो है बहुआयामी रूप से 51.91% जो है जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। आप इसको लिख दीजिएगा। हम भूमिका बता दिए हैं, आकर्षक कैसे होगा। अब हम लोग आएंगे गरीबी के क्या कारण है, गरीबी के प्रकार क्या है या स्वरूप। गरीबी के दो प्रकार है। यूएनडीपी गरीबी को दो रूपों में परिभाषित करता है, दो प्रकार बताता है। पहला आय गरीबी और मानव गरीबी। आय गरीबी में क्या होता है कि व्यक्ति अपने जीवन की जो मूलभूत जो आवश्यकता है, वस्त्र है, आवास है, भोजन है, इससे वंचित है। अगर कोई व्यक्ति भोजन, आवास और वस्त्र से वंचित है, पेयजल से वंचित है, तो उसे आय गरीबी हम कहते हैं यूएनडीपी के अकॉर्डिंग। और मानव गरीबी का अर्थ है कि दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, लंबी आयु और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा से अगर कोई वंचित है तो उसको हम जो है मानव गरीबी कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा, अच्छे जीवन स्तर से अगर कोई वंचित है तो उसे हम मानव गरीबी कहते हैं। यूएनडी की परिभाषा है, इसको याद रखना है, कोई जरूरी नहीं है कि इसको लिखना है। अब हम चर्चा करेंगे भारत में गरीबी के क्या कारण है। हम देखिए टू द पॉइंट बता रहे हैं, ज़्यादा लाग लपेट नहीं बता रहे हैं, चूंकि जो लिखना है वही बता रहे हैं। टाइम न आपके पास है न मेरे पास है। तो गरीबी के कारण क्या है, तो गरीबी के कारण इसी तरीके से एक फ्लो चार्ट आप बना लेंगे, पीडीएफ में बना हुआ है। आर्थिक कारण, राजनीतिक प्रशासनिक कारण, पर्यावरणीय कारण, सामाजिक कारण, इसको लिखकर और जो पॉइंट लिखा गया है इसी पॉइंट को लिखना है। सबसे पहला है कृषि पर। आर्थिक कारण में देखेंगे कृषि पर श्रम शक्ति का भार। अगर भारत में जो है, आपको पहले ही से पता होगा कि भारत में रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र एग्रीकल्चर है और कृषि क्षेत्र का स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें बहुत आय स्तर आप नहीं बढ़ा सकते हैं। आप कृषि क्षेत्र में आप 6 महीना काम करेंगे और औद्योगिक क्षेत्रों में, कारखाना में काम करेंगे, दोनों के वेतन में बहुत अंतर हो जाएगा। 1 महीना में आप कृषि क्षेत्र में कितना आमदनी करेंगे और 1 महीना में औद्योगिक क्षेत्र में आप कम से कम मिनिमम 10,000 रुपये भी अगर कमाते हैं
10 साल के चावल या गेहूँ ले लेंगे, साल में नहीं उपजेगा, ये खेत नहीं उपजता है। तो ये स्थिति है। तो कृषि क्षेत्र में का स्वरूप ऐसा है कि उसमें बहुत आय स्तर यानी आमदनी को बहुत अधिक नहीं बढ़ा सकते। और हाल के वर्षों में जलवायु संकट के कारण जिस तरीके से जलवायु संकट का प्रकोप बढ़ा है, उसके अनुसार से कृषि क्षेत्र में आय में जो है, कृषि क्षेत्र में आय का सृजन पर जो है प्रतिकूल असर पड़ा है। अब देखिए, भारत के कुल श्रम शक्ति का 45.6% कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करते हैं, और बिहार का अगर आप देखेंगे तो 49.2%, यानी 49.2% लोग जो है कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करते हैं। अब 49.2% जो रोजगार कृषि क्षेत्र से प्राप्त कर रहे हैं, उनका आय बहुत अधिक नहीं हो सकता है। वो महीना साल में 1 लाख रुपया नहीं कमा सकते हैं, 50 साल नहीं कमा सकते हैं। तो आय अगर कम होगा तो निश्चित रूप से गरीबी की गरीबी बना रहेगा। और कृषि क्षेत्र में आप कृषि संकट में पढ़े ही हैं कि हाल में कृषि क्षेत्र में चुनौती बढ़ी है, कृषि क्षेत्र में चुनौती बढ़ी है, जिसके कारण जो है आमदनी में और गिरावट आया है, किसानों के आय में गिरावट आया है। किसानों के आय में गिरावट होगा तो कृषि क्षेत्र में जो लोग रोजगार प्राप्त करते हैं उसके आय में गिरावट होगा। तो भारत में गरीबी के या निम्न आय के एक ये भी कारण है, कृषि पर जनसंख्या का अधिक भार है, और कृषि का स्वरूप ऐसा है कि आप कृषि में रहकर धनी नहीं बन सकते हैं, खेती कार्यों में रोजगार प्राप्त करके आप बहुत अमीर नहीं बन सकते हैं। तो यह स्थिति है। अगला पॉइंट है सामाजिक क्षेत्र को ऊपर निम्न व्यय। अगर आप देखेंगे हाल के वर्षों में 2014-15 में भारत के सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय जो है 6.2% था, याद रखिएगा 6.2%, जो बढ़कर 8.3% के आसपास हो गया है। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, विकसित देशों से तुलना करेंगे तो भारत के सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय जो है निम्न है। जब सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय निम्न होगा, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, खेल, मनोरंजन, इस सब पर अगर कम व्यय होगा, सुवेद वर्गों की रक्षा, अनुसूचित जनजाति, इस सब महिलाओं, इस पर अगर कम खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। तो अगर आप भारत के राज्य और केंद्र दोनों के जीडीपी के अनुपात में देखेंगे तो भारत के सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय जो है 8% के आसपास है। एग्जैक्ट डाटा आप 8% लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होता है कि 8.3% है, आप राउंड फिगर में लगभग 8 लिख दीजिएगा, मेंस का आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। अब कम व्यय होने से क्या हुआ है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, इसके रहन सहन, इसके विकास पर असर पड़ा है। और जब तक आप इसके विकास नहीं करेंगे तब तक जो है गरीबी दूर नहीं होगा, क्योंकि गरीबी की जो गहनता है इन्हीं वर्गों में सबसे अधिक है। तो यह स्थिति है। दूसरा है विनिर्माण क्षेत्र का कमजोर आधार। अगर आप भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखेंगे इसका विकास नहीं हुआ है। जिस तरीके से चीन का, जापान का, अब विकसित देशों के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान शुरुआत में रहा है, उस तरह से भारत में इसका विकास नहीं हो पाया है। अगर आप भारत के जीडीपी में देखेंगे तो आज भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, विनिर्माण क्षेत्र का 15 से 16% योगदान है। बिहार के जीडीपी में 8 से 9% योगदान है। और विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर आधार होने से कैसे जो है गरीबी जो है बढ़ती है। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करता है, गरीबी में 2 रूपों में कमी लाता है। एक तो क्या करता है कि रोजगार का बड़े पैमाने पर सृजन होता है। मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, कारखाना में तो रोजगार मिलेगा, तो रोजगार से लोग आय बढ़ाएंगे, आय बढ़ेगा तो निश्चित रूप से गरीबी दूर होगी। लोग तेल, साबुन, सरफ, रहन सहन पर खर्च करेंगे। अब आप ही लोग आज ऐसे ही खर्च कर रहे हैं, कल एसडीएम बन जाइएगा, 4 चक्का से चलिएगा, कल जो है 50-60 1 दर्जन शर्ट पहनिएगा, महंगा जूता पहनिएगा, अच्छा घर रखिएगा, महंगा मोबाइल रखिएगा। आज पैसा नहीं है, सैमसंग का मोबाइल रखते होंगे। तो ये स्थिति है। तो पैसा होने के बाद गरीबी दूर हो जाता है, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है हम देख रहे हैं जीवन स्तर में बदलाव आता है। और दूसरा क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उत्पादन होता है तो सरकार को कर राजस्व की प्राप्ति होती है।
उत्पादन कर है, जीएसटी है, इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स है, आयकर है, इस सबसे सरकार को आय की प्राप्ति होती है। इस आय से सरकार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर खर्च करती है। जब विनिर्माण क्षेत्र का कमजोर आधार होगा तो न रोजगार का सृजन होगा, न सरकार के पास संसाधन पर्याप्त होगा। बिहार की जो आज गरीबी है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उद्योग धंधे नहीं है। अगर उद्योग धंधे बिहार में अगर होता है, का प्रसार होता है, तो एक तो सरकार को आमदनी बढ़ेगा और दूसरी ओर लोगों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार से जो आय सृजन होगा, उस आय से लोग जो है गरीबी से बाहर आएंगे, गरीबी के जाल से, और सरकार को भी अधिक आय प्राप्त होगा। तो उससे क्या होगा कि सरकार गरीबी के जाल से लोगों को बाहर निकालने के लिए खर्च करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बुनियादी सुविधाओं पर अधिक से अधिक खर्च करने की स्थिति में रहेगा। तो यह स्थिति है। और अब देखिए उसके बाद आर्थिक समृद्धि के लाभों का असमान वितरण। अगर आप भारत में देखेंगे तो हाल के वर्षों में अगर आप देखेंगे तो भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। पीडीएफ में छठा लिखा हुआ है, अब भी बना है 5वीं याद रखिएगा, छठी भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, छठी मत लिखिएगा, 5वीं लिखना है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। बिहार की अर्थव्यवस्था जो है सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाले अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है भारत के विभिन्न राज्यों की तुलना में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस आर्थिक समृद्धि का लाभ जो है समाज के सभी तबकों को नहीं मिला है। अभी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का एक भारत असमानता स्थिति पर रिपोर्ट जो है जारी की गई थी। इस असमानता स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे तो देश के मात्र सबसे ऊपरी 10% लोग ही 25,000 से ऊपर जो है कमाता है। यानी जो कामगार है, उस देश के जितने भी कामगार हैं उसमें ऊपरी जो 10% है उसका ही वेतन 25,000 या उससे ऊपर है। बाकी 90% ऐसे कामगार हैं जिसका वेतन 25,000 से नीचे है। अब 25,000 से नीचे वेतन कमाने वाला का आज के महंगाई युग में गरीबी के जाल से कैसे बाहर निकलेगा। और यही नहीं, इस देश के राष्ट्रीय आय का, कुल आय का 1/3 जो है मात्र 10% लोगों के पास है। यह अभी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी असमानता स्थिति रिपोर्ट में इसकी चर्चा की गई है कि मात्र जो है इस देश में 10% लोगों के पास इस देश के 1/3 आय है। 1/3 आय, यानी 90% लोगों के पास आय जो है अगर आप देखेंगे तो 66% है और 10% के पास जो है 33% आमदनी है। और मात्र जो है 10% लोग, कुल कामगारों का मात्र 10% ही ऐसे हैं जो 25,000 रुपया महीना कमाता है। यानी 90% लोग कामगार ऐसे हैं जो 10,000 से 25,000 से नीचे महीना कमाता है। तो उस स्थिति में वो गरीबी के जाल से बाहर कैसे निकलेगा। तो यह स्थिति है। तो अब हम देखे हैं, अब उसके बाद जो है आर्थिक कारण देख लिए हैं। अब हम राजनीतिक और प्रशासनिक कारण में सबसे बड़ी बात है कि प्रशासनिक दक्षता की चुनौती। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में रिसाव, भ्रष्टाचार आम बात है। रिसाव, भ्रष्टाचार के कारण क्या होता है, योजनाओं का लाभ जो है आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना आया है, आवास योजना या हर घर नल जल योजना, अब इस योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन नहीं किया गया है। इसमें व्यापक स्तर पर लीकेज है, भ्रष्टाचार है, राशि का अपव्यय है, जिस योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होने के कारण जिसके लिए लाया गया था उसका विकास नहीं हो पा रहा है, उसका उत्थान नहीं हो पा रहा है। उसके बाद पर्यावरणीय कारण आप देखेंगे तो हाल के वर्षों में पर्यावरणीय संकट बढ़ा है। पर्यावरणीय संकट के कारण गरीबी में वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तन, विश्व बैंक का एक अनुमान है कि 2030 तक जलवायु परिवर्तन के कारण 132 मिलियन लोग गरीबी में जो है धकेल दिए जाएंगे, यानी गरीबी रेखा में शामिल हो जाएंगे 132 मिलियन लोग।
तो जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय संकट के कारण भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, लू, बिजली गिरना, भूस्खलन, इस सब की बराबरता में वृद्धि होने के कारण सुनामी के कारण तटीय क्षेत्र के लोगों पर के जीवन स्तर पर, मत्स्य रोजगार पर असर पड़ा है। मैदानी इलाकों में बाढ़ के कारण जो है बुनियादी अवसंरचना, आवास, पेयजल, इस सब पर जो है असर पड़ा है। इस सब के कारण गरीबी जो है, इस सब के कारण गरीबी बढ़ती है। अब कहीं बाढ़ आ गया, घर दह गया, फिर उस घर बनाने के लिए उसको सारा जो है मेहनत कमाई लगाना पड़ेगा। तो पर्यावरण के कारण, पर्यावरणीय चुनौती के कारण क्या हुआ है कि गरीबी पैदा होती है। जैसा कि विश्व बैंक कह रहा है कि 2030 तक जलवायु परिवर्तन के कारण 132 मिलियन लोग और गरीबी में रेखा में शामिल हो जाएंगे। सामाजिक कारण भी गरीबी के कारण है। सबसे पहला जनसंख्या में वृद्धि। देखिए, जनसंख्या में वृद्धि कारण, जनसंख्या में वृद्धि से गरीबी जो है की गहनता में वृद्धि होती है। अब कैसे जो है, देखिए, जनसंख्या में वृद्धि होने से सामान्य जीवन स्तर को ऊंचा उठा पाना संभव नहीं हो पाता है। हम दो एग्जाम्पल देंगे। एक ए और एक बी नाम की व्यक्ति है। ए के पास 2 बच्चे हैं, बी के पास 5 बच्चे हैं, और दोनों 200 रुपया कमाता है, 200 कमाता है। ये 200 रुपया लाएगा तो 2 बच्चों पर खर्च करेगा। तो इसका बच्चा जो है, ए का बच्चा जो है स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा, चूँकि शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन पोषण स्तर पर ही खर्च करेगा। ए 200 ला रहा है, 5 बच्चों पर खर्च करेगा। अब 5 में से कोई बीमार पड़ गया, अब सारे को जो है बेहतर स्कूल में पढ़ाना संभव नहीं है, सारे लोगों का मेंटेनेंस 200 रुपये में करना संभव नहीं है, लेकिन 2 जो है ए जो है कर रहा है। तो जनसंख्या अधिक होगा तो समान इस जो बी है, बी अपने बच्चे के जीवन स्तर को बहुत अधिक ऊंचा नहीं कर सकता है, बहुत अच्छा नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास पैसा 200 है, इसके पास ए है, 200 है ए के पास, और 2 ही बच्चा है, तो ये ज़्यादा खर्च कर सकता है। ज़्यादा खर्च करेगा तो निश्चित रूप से इसका जीवन स्तर अच्छा होगा। और दूसरी बात कि अधिक बच्चे होने के कारण जो बर्डन होता है, निर्भर अनुपात अधिक होता है, दुगुनी संख्या में बच्चों को पालना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे जीवन स्तर जो है बेहतर नहीं हो पाता है, यानी जीवन स्तर में को पर्याप्त रूप से सुधार करना संभव नहीं हो पाता है। उसके बाद है सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में चुनौती। अब देखिए, सामाजिक कारण में बिहार में या देश के अलग राज्यों में जो जाति प्रथा है, गुटबंदी है, जिसके कारण सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन सही नहीं हो पाता है। आए दिन सुनते होंगे पंचायत में किसी खास जाति के मुखिया है और दूसरे जाति के लोगों के साथ जो है योजनाओं के लाभ देने में भेदभाव करता है, पक्षपात करता है। तो इस योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन नहीं होता है। राजनीति में जाति की भूमिका बढ़ती है। जाति की भूमिका बढ़ने से समाज के सभी वर्गों का, समाज के सभी जातियों का उत्थान नहीं हो पाता है। तो ये भी जो है गरीबी के कारण है। आप स्टैंडर्ड आंसर लिखा गया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग गरीबी का प्रभाव क्या है, बस आपको पॉइंट याद रहना चाहिए। पीडीएफ से डाटा ले लीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं रिजल्ट लिखा जाएगा और रिजल्ट होगा आप लोगों का। गरीबी का प्रभाव देखिए, गरीबी के कई प्रभाव है। सबसे पहले सामाजिक प्रभाव में देखेंगे तो बाल विवाह। अब देखिए, लोगों के पास रुपया पैसा नहीं होता है। मान लीजिए किसी की 4 बेटी है, कमाने वाला एक आदमी है, वो अपने बेटी को 22 वर्ष तक या 30 वर्ष तक नहीं रखेगा, वो कोशिश करेगा 14 से 15 वर्ष में शादी कर दे, क्योंकि वो भार नहीं टॉलरेंस नहीं कर पाएगा, बर्डन रहता है। कम एज में शादी लोग कर देते हैं भार से बचने के लिए। तो बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है। बाल श्रम, अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब बच्चों को से काम खेती कृषि कार्यों में, होटल में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में, दुकानों में बच्चों को भेज देता है, छोटे छोटे बच्चों को। तो ये सब गरीबी के कारण होता है। और अगर गरीबी है तो समाज में अस्पृश्यता, छुआछूत को बढ़ावा मिलता है। अब जिसका मान लीजिए कोई वंचित तबके हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है तो समाज के सभी वर्गों में घुल मिल गए हैं। अगर सामाजिक आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, खराब है, तो उस समाज में जो है उसे हे दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि बिहार में नहीं है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में आए दिन आपको सुनने को मिलता है। अस्पृश्यता जो है, भेदभाव होता है। निरक्षरता, अगर गरीबी होगा तो पढ़ाई लिखाई पर असर पड़ेगा,
क्योंकि बचपन में ही लोग काम करने चले जाएंगे, बचपन में ही शादी हो जाता है, तो शिक्षा प्रभावित होती है। राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, राजनीतिक प्रभाव में अगर गरीबी अधिक है तो उनको मत देने से, वोट देने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी है जब आर्थिक स्वतंत्रता होगी। जब तक पेट में भोजन नहीं होगा तब तक मताधिकार और वोट क्या होता है लोग नहीं जानते हैं। इसलिए गरीबी के कारण मताधिकार का जो है मत प्रतिशत भी निम्न रहता है, और गरीबी के कारण लोग जो है 200-400 में क्या करते हैं, अपराधी। चूँकि गरीबी के कारण शिक्षा पर असर पड़ता है, शिक्षा पर असर पड़ने के कारण क्या होता है, चुनाव में उम्मीदवारों के जो है गुण 200 उम्मीदवारों के गुण 200 का या उम्मीदवारों का आकलन किए बिना जो है वोट दे देता है पैसे के बल पे। चूँकि उम्मीदवार द्वारा भी गरीब लोगों को पैसे के बल वोट खरीदना आम बात हो गई है, तो गरीबी के कारण जो है 200-400 में लोग अपना वोट बेच देता है, और किसी दबंग आपराधिक छवि के लोगों को जो है लोग वोट दे देता है। इससे अगर गरीबी दूर होगी, गरीबी नहीं रहेगी, तो लोग आराम से जो स्वच्छ उम्मीदवार है उसको वोट देंगे, किसी के बहकावे में नहीं आ सकता है। जहाँ सांप्रदायिक दंगे, अब देखिए गरीबी होगी तो छोटे छोटे धार्मिक मुद्दों पर अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। तो अंधविश्वास का छोटी छोटी मुद्दों पे, धार्मिक मुद्दों पर लोग जो है समाज में टकराव पैदा हो जाता है। राजनीति में जाति की भूमिका, अब अशिक्षा होगा, चूँकि गरीबी होगी तो शिक्षा निश्चित रूप से होगा, और अशिक्षा होगा तो जाति उति का प्रभाव बढ़ता है। जैसे राजनीति में जाति की भूमिका बढ़ती है। आर्थिक प्रभाव में बेरोजगारी, गरीबी होगा तो कौशल विकास पर असर पड़ेगा, शिक्षा पर असर पड़ेगा। शिक्षा और कौशल के कारण जो है वह जॉब मार्केट से रोजगार के पर्याप्त अवसर का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं होते हैं। इससे बेरोजगारी जो है बढ़ती है, बेरोजगारी पैदा होती है। उसके बाद ऋणग्रस्तता। अब गरीब लोग जो है बेटी के शादी में, छोटे मोटे कोई भी त्योहार कर रहा है, कोई फंक्शन कर रहा है, उसमें जो है वो जब तक कर्ज नहीं लेंगे तब तक उसका काम नहीं होगा। इसलिए ऋणग्रस्तता, घर बना रहा है उसमें कर्ज लेना पड़ेगा, तो ऋणग्रस्तता भी बढ़ती है। गरीबी के कारण जीडीपी में वृद्धि भी जो है धीमी हो जाती है, क्योंकि गरीबी के कारण क्या होगा, लोग पंखा, टेलीविज़न, साबुन, नमक, तेल, इस सब में कटौती करेगा, इस सब की मांग में कमी आएगी तो आर्थिक उत्पादन पर असर पड़ेगा, उत्पादन पर असर पड़ेगा तो आर्थिक समृद्धि पर असर पड़ेगा। उपभोग व्यय में वृद्धि। अब देखिए गरीबी के कारण सरकार को अधिक से अधिक मात्रा में जो है उपभोग व्यय पर खर्च करना पड़ता है। अब लोगों के स्वास्थ्य पे, लोगों के खाद्य सुरक्षा पे, लोगों के पेयजल पे, लोगों के शिक्षा पे सरकार को अधिक से अधिक खर्च करना पड़ता है। खाने पीने की वस्तुओं पर मतलब सब्सिडी देनी पड़ती है, इससे उपभोग व्यय पर जो है असर पड़ता है। और गरीबी के कारण आम व्यक्ति भी अगर गरीबी है तो चावल, दाल, रोटी यही सब खाना चाहेगा, वो अच्छे सामान नहीं खाएंगे क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है। तो सरकार को भी सब्सिडी के माध्यम से सस्ते खाद्यान्नों को उपलब्ध कराना पड़ता है, उपभोग व्यय को बढ़ाना पड़ता है, और गरीब आदमी भी उपभोग अधिक से अधिक खर्च अनाजों पर करता है गरीबी के कारण। पर्यावरणीय प्रभाव में देखेंगे, ग्रीन हाउस गैसों का प्रसार होता है, वृद्धि होती है। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि गरीबी होगा तो खाना वो गैस सिलेंडर पर नहीं बनाएंगे, तो वे किस पे बनाएंगे, उपले पे, लकड़ी पे। इससे वनों की कटाई होगी या वनों को जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, वनों काटने से भी उत्सर्जन होगा, अब वनों को जलाने से भी उत्सर्जन होगा। और अब जो है प्राकृतिक ईंधन से खाना बनाने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कटौती करना है, या जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना है, या तापमान को नियंत्रित करना है, तो गरीबी को भी दूर करना होगा। क्योंकि जब तक विश्व में गरीबी रहेगी तब तक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता रहेगा। क्योंकि गरीब आदमी खाना किस पे बनाएगा, सबके पास स्वच्छ ईंधन, मान लीजिए गैस सिलेंडर है लेकिन ईंधन भराने के लिए पैसा नहीं है ना, और प्राकृतिक स्रोत से खाना बनाएगा प्राकृतिक ईंधन से, तो निश्चित रूप से वायु प्रदूषण होगा तो स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा। तो यह स्थिति है।
भारत में गरीबी निवारण की रणनीति हम देखेंगे। अगला पॉइंट है गरीबी निवारण की रणनीति। हम जो है गरीबी निवारण की रणनीति में देख रहे हैं गरीबों की माफ़ करना, आर्थिक समृद्धि पर जोर देना। भारत सरकार और बिहार सरकार के अगर आप गरीबी निवारण रणनीति को देखेंगे तो आप यही रणनीति है। पहला रणनीति है गरीबों की माफ़ करना, आर्थिक समृद्धि पर जोर देना, कौशल विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़ाना, रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाना और वित्तीय समावेशन। ये भारत और बिहार दोनों की गरीबी निवारण की रणनीति है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए सरकार की गरीबी निवारण रणनीति पर चर्चा करें तो इसी रणनीति को आपको व्याख्या करना है। हम आपको बताने जा रहे हैं गरीबों की सरकार गरीबी निवारण रणनीति के तहत सरकार जो है गरीबों की माप की रणनीति अपनाई है। सरकार का मानना है कि किसी समस्या को दूर करने के लिए उस समस्या का आकलन करना बहुत जरूरी है। गरीबी दूर करने के लिए गरीबों की संख्या जानना जरूरी है, उनके आय और संपत्ति का स्तर जानना जरूरी है। इसके लिए सरकार समय समय विभिन्न पैनल, कार्यदल, विशेषज्ञों का कमेटी गठित करती है। इसी में से आप रंगराजन समिति देख लीजिए, तेंदुलकर समिति देख लीजिए, 1961वें दौर का आंकड़ा ले लीजिए, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 ले लीजिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक ले लीजिए नीति आयोग के। तो ये सारे जो प्रयास किए गए हैं सरकार सही गरीबों की संख्या को पता करने के लिए। और गरीबों की संख्या पता हो जाएगा, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पता हो जाएगी तो सीधे चोट किया जाएगा। दूसरा है आर्थिक समृद्धि पर जोर देना। सरकार का मानना है, शुरू से ही सरकार की मानना रही है और 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी सरकार गरीबी निवारण में आर्थिक समृद्धि पर जोर दे रही है। विभिन्न पंचवर्षीय योजना में ही मानकर चल रही थी सरकार कि आर्थिक समृद्धि को तेज करने से गरीबी जो है स्वतः दूर हो जाएगी। तो सरकार का इसके पीछे तर्क है कि आर्थिक समृद्धि तेज होगा तो लोगों की आय बढ़ेगी। आर्थिक समृद्धि तेज कैसे होगा? जीडीपी में वृद्धि होगा, यानी उत्पादन होगा, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो लोगों की आय बढ़ेगी। सरकार को भी उत्पादन होगा, वस्तु सेवाओं को सरकार को टैक्स के रूप में राजस्व प्राप्त होगा। तो लोग एक तरफ लोगों को आय मिल रहा है, दूसरी तरफ टैक्स के रूप में सरकार को भी राजस्व मिल रहा है और इस सरकार इस राजस्व से गरीबी उन्मूलन पे, सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं पर खर्च करेगी। सरकार मानकर यही चल रहा था, लेकिन हुआ उलट। आर्थिक समृद्धि तो हुआ, लेकिन इस आर्थिक समृद्धि का लाभ जो है समाज के सभी तबकों को नहीं मिल पाया, सभी क्षेत्रों को नहीं मिल पाया। और साथ ही साथ तेज आर्थिक समृद्धि का लाभ रोजगार के पर्याप्त अवसर का सृजन नहीं कर पाया है, यानी जॉबलेस ग्रोथ को बढ़ावा मिला है। तो यह स्थिति है। अब हम लोग सरकार का मानना है कि कौशल का विकास करने से कामगार जो होता है, श्रम शक्ति जो है स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय जॉब मार्केट से रोजगार के अवसर का लाभ उठाने में सक्षम होते हैं, उच्च गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर का लाभ उठाने में सक्षम होते हैं। इसलिए कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कौशल विकास को बढ़ावा देने से, मान लीजिए आप कुछ नहीं किए हुए, बीए पास है और आपको कौशल प्रशिक्षण दे दिया जाए, तो जहां अब बीए पास पर 10,000 के महीना मिलता है और कौशल प्रशिक्षण होगा तो आपको 20,000 के महीना मिलेगा। तो अधिक वेतन वाला, यानी उच्च गुणवत्तापूर्ण वेतन वाला आपको रोजगार के योग्य आप हो जाएंगे। तो सरकार भी मान के चल रही है कि कौशल विकास को बढ़ावा देने से व्यक्ति, कामगार जो है, श्रम शक्ति गुणवत्तापूर्ण और उच्च वेतन के नौकरी के लिए जो है योग्य होंगे, इससे वे गरीबी से बाहर निकलेंगे। इसलिए सरकार जो है कौशल विकास पर जोर दे रही है। सामाजिक सेवाओं पर व्यय, सरकार का ये नीति रही है शुरुआत से ही, प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन, पेयजल, खास सुरक्षा, मनोरंजन, सामाजिक सुरक्षा, इस सब पर अधिक से व्यय किया जाए ताकि लोग गरीबी से जो है बाहर निकले।
उसके बाद रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाना, हर पंच वर्षीय योजना में सरकार रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रही है। चाहे आप देखिए, अब वर्तमान में पंच वर्षीय योजना नहीं है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार हो गया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो गया, ये सब जो है ऐसे प्रोग्राम है। मेक इन इंडिया है, आप देख रहे हैं, मनरेगा है, और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आप सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। प्रधानमंत्री आवास हो गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, और वित्तीय समावेशन के लिए जो सरकार, चूँकि सरकार का मानना है कि अगर अधिक से अधिक लोगों को प्रचलित वित्तीय संस्थाओं से जोड़ दिया जाए तो महाजन साहूकारों पर से उनकी निर्भरता कम होगी और सामाजिक आर्थिक विकास की योजना सीधे उन तक पहुंचाना संभव होगा। सरकार वित्तीय समावेशन की नीति भी अपना रही है ताकि अधिक से अधिक सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खाते के माध्यम से दिया जाए। तो इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। अब हम आगे जो है बताएंगे आपको बहुआयामी गरीबी सूचकांक, गरीबी की माप और गरीबी निवारण रणनीति की आलोचनात्मक मूल्यांकन हम बता रहे हैं।